हाँ तो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश जो है ये परीक्षा में आता है। हर बार हम जानते हैं कि छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं हर कक्षाओं में अपठित गद्यांश पूछा जाता है। यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और फिर उसको कैसे हल किया जाता है उसको देखेंगे। तो हम लोग एक एक अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और हम सभी जानते हैं कि अपठित गद्यांश का जो प्रश्न आता है उसके अथवा में काव्यांश या पद्यांश भी आता है। तो हम लोगों को अथवा में आता है तो हम चाहे जो उसमें दोनों में से कोई सा भी हल कर सकते हैं। तो हम आसानी से कैसे अपठित गद्यांश को हल करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। पूरे में से पूरे ये या तो 4 अंक का आता है, कभी कभी 3 अंक का भी आता है ये, है ना। कभी कभी 3 अंक का आता है ना, 4 से 3 अंक का। लेकिन अभी ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं या जो लोकल परीक्षा उनमें ये 4 अंक का आता है। तो दोस्तों, हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि आप एक बार यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आप लोगों को हिंदी विषय से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी लगा सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपठित गद्यांश की ओर। तो किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहले अपठित गद्यांश से, क्योंकि अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल जो है उनके द्वारा एक पुस्तक है निदानात्मक मॉड्यूल जो बच्चों के लिए आया है कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। तो उसी में से मैंने अपठित गद्यांश लिए हैं और ये आपको अपठित गद्यांश जो है 9वीं से 12वीं तक आपको बहुत मतलब परीक्षा में आपको बहुत सहयोग प्रदान करेंगे। इनको कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहले अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं फिर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तव में वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया अर्थात कोई नया आविष्कार किया है तो वास्तव में वह व्यक्ति जो है वह व्यक्ति ही क्या है, संस्कृत व्यक्ति है। ठीक है ना। और है ना, इसके अलावा आगे देख सकते हैं हम लोग, और वह अपने पूर्वज के भांति सभ्य भले ही बन जाए, है ना। आगे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने बुद्धि से अथवा अपने विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, अर्थात जैसे किसी ने कोई आविष्कार किया तो वो संस्कृत है, और जिसने उस आविष्कार को प्राप्त किया मान लो बाद में उसके अग्रज है तो वो यदि उसमें कुछ अपडेट करते हैं तो वो सभ्य कहलाएंगे लेकिन संस्कृत नहीं। सबसे पहले जिसने आविष्कार किया वह संस्कृत व्यक्ति होता है। ये हमारी कक्षा 10वीं का भी पाठ है, संस्कृति पाठ है ना। आगे देखते हैं, तो सभ्य भले ही बन जाए संस्कृत नहीं कहला सकता क्योंकि उसने उस विषय वस्तु का आविष्कार नहीं किया है। एक आधुनिक और उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया है तो वो संस्कृत मानव था। और आज के युग का जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा होगा। मान लो कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, और जिसे ग्रेविटी भी बोलते हैं अपन लोग, उसकी खोज की। और उसके बाद जो आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी उसने और आगे और उसमें उसे अपडेट कर लिया हो, और इतना अपडेट कर लिया हो जिसे न्यूटन भी अपरिचित था, न्यूटन भी नहीं जानता हो। लेकिन इसके बाद भी ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले कह सकते हैं। वो सभ्य, उसने उस विषय वस्तु को अपडेट किया है, पर न्यूटन जितना संस्कृत हम उसे नहीं कह सकते, वो न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं है। इस बात का भी हम लोग ये इसमें जब इसके प्रश्नों को हल करेंगे तो ध्यान। अब आज देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। आज के
भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा क्या कह सकते हैं? अभी हमने देखा था, अधिक संस्कृत नहीं, हम अधिक सभ्य कह सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। क्या कह सकते हैं? अधिक सभ्य उसे कह सकते हैं। आगे देखते हैं, न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? न्यूटन ने कौन से सिद्धांत का आविष्कार किया? तो इसको सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का उन्होंने आविष्कार किया था, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? वास्तविक संस्कृत व्यक्ति जो है कौन है? वास्तविक संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तथ्यों का दर्शन किया हो, है ना, है ना, नए तथ्य का दर्शन किया हो, अपने पूर्वजों से भी ज्ञान का उपयोग किया है, तो सभ्य हो सकता है, लेकिन संस्कृत नहीं है, है ना। इसको ध्यान से, पहले हम लोगों को ये उत्तर देने से पहले बहुत ही ध्यान से अपठित गद्यांश को पढ़ना, और इसमें आपको बहुत आसानी से पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न आता है परीक्षा में, और हम ये चाहते हैं कि इसमें आप लोगों का एक भी अंक न कटे। आगे देखते हैं हम लोग। फिर चौथा प्रश्न है दोस्तों, सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है? सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है? तो हम जानते हैं दोनों पूरी तरह से अलग है, क्योंकि संस्कृति क्या होती? नया आविष्कार, और सभ्यता क्या होती? उस नए आविष्कार को और अपडेट करना और आगे बढ़ाना, उसमें और नए नए तथ्यों की खोज करना। लेकिन प्रारंभ में जो आविष्कार हुआ था वही संस्कृत है, और बाकी आगे जो भी अपडेट हुआ वो सभ्य है, सभ्यता है। तो इस तरह दोनों ही जो है पूरी तरह से अलग, इस बात को ध्यान। आगे भी हम लोग अब देखते हैं अगले अपठित गद्यांश को, और ध्यान से हल करेंगे इसको। आप सभी से निवेदन है कि आप भी पढ़ें, और आपको कहीं ऐसा लगता है कि इसके अलावा और भी उत्तर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है, अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है, केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र, यदि कोई व्यक्ति बेचारा थोड़ा सा कम बुद्धि वाला है या गरीब है, तो वह घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उससे घृणा करें, तो ये मानवता नहीं है। मानव को इसलिए सम्मान के योग्य है कि वह मानव है और भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब देखा आपने, अब इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इसका गद्यांश का शीर्षक होगा दोस्तों मान, ठीक है इसको। और इसके बाद है फिर, क्योंकि इसमें मानवता के ऊपर है, तो शीर्षक अपने को ध्यान रखना है, एक ही शब्द में या ज्यादा से ज्यादा दो शब्दों में हम लिख सकते हैं उसे। मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे पुस्तक का शीर्षक होता है, पाठ का शीर्षक होता है, ऐसे एक गद्यांश का भी शीर्षक होता है। अगला देखते हैं प्रश्न जो है इसी में से आएगा, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर, यथार्थ मनुष्य वही जो मानवता का आदर करना जानता है। यहीं से ले लिया हमने, तो ये देखो मैंने ये लिखा, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि कई बार अपने को यहीं से भी उत्तर मिलेगा और कई बार अपने को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो और आराम से इसमें से, तो यहीं से लिखना यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं? तो लिखा यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तो ये हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया, मानव का आदर करना जानता है। इसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सार धन अंश, है ना, सारांश का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों? सार धन अंश, यानी इस पूरा जो निचोड़ है ना, हम बहुत सी बार कहते हैं 1/3 1/3 होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें अपने को क्या शिक्षा मिली, क्या सार है, वो होना चाहिए। तो देखते हैं हम आगे, तो इसका सार क्या है? तो इसको पूरा सार देखते हैं इसका। तो इसमें मेरे मुझे यही लगा है, ये इसका सार, कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र, वह घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा के भी पात्र नहीं होना चाहिए। ये इसका सार है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखें को, और यदि इसको यहाँ से भी बना सकते हैं, मानवता इसलिए सम्मान के योग्य है कि वो मानव है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ रचना, मतलब इसका पूरा जो जहां पर इसका प्रतिनिधित्व करे पंक्ति, जो कि इसका पूरा सार बता सके, मतलब एक पंक्ति ऐसी हो जो पूरे ही गद्यांश का सार या पूरे गद्यांश को समझा सके। तो मुझे ये पंक्ति अच्छी लगी, आप यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर उतार सकते हैं। मैंने यहाँ उतारा नहीं, यहाँ से यहाँ तक है कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र, वह घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए।
आगे चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। आप हमेशा अच्छी जिंदगी जीते जा रहे हैं, तीसरा ये है ना। आप हमेशा अच्छी जिंदगी जीते जा रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े, जूते, है ना, वह मोबाइल जैसे दिखाओं पर बहुत खर्च करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं, इसका मूल्यांकन जरूरी है ना। आप जो भी खर्च करते हैं इसका, यह शरीर अनमोल है। स्वयं अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगें, है ना। आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं होगा तो फिर ये जितने भी सामान, सज्जा, कपड़े, सजावटें कहाँ ला के रखेंगे इनको। अतः स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है, एवं स्वस्थ रहने से हमारे खान पान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान क्या है, खान पान। तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न, जैसे सबसे पहले उसने पूछा गद्यांश का उचित शीर्षक जो कि उचित हो, तो हम लिखेंगे कि स्वस्थ शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर के ऊपर ही ये पूरा गद्यांश है। तो हम लोग ऐसा प्रतिनिधित्व शब्द लेंगे जो कि इसका पूरा प्रतिनिधित्व करता हो, जो शीर्षक हो। तो स्वस्थ शरीर को जैसे समझेंगे तो इसका पूरा ही, इसका जो प्रतिनिधित्व यहाँ आ जाएगा। तो इसका शीर्षक है स्वस्थ शरीर। अब इसमें से देखो अनमोल क्या यह लिखा है, शरीर अनमोल है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यह शरीर अनमोल। इसके बाद फिर इसने देखा कहा कि शुद्ध का और असली शब्दों की विलोम बहुत आसान है। शुद्ध का अशुद्ध और असली का नकली, है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग आगे। अगला है दोस्तों, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है और विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। ठीक है, जो कर्मशील व्यक्ति के बारे में, हाथ पर हाथ रख करके बैठने से वो मृत्यु को समान समझता है। मृत्यु के समान समझता है कौन, कर्मशील व्यक्ति, है ना। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है, ये सारा कर्मशील व्यक्ति के ऊपर आ रहा है। विपत्तियों में अपने में भी अपने चरित्र का परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वो बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते हैं। संतोष उसका धन है। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया उसका धन क्या है, संतोष। तो यहाँ पर इसका शीर्षक क्या है, या तो कर्मशीलता या कर्मशील व्यक्ति, दोनों में से एक लिखेंगे। मैंने दोनों लिख दिए, दोनों ही उसके उचित शीर्षक हो सकते हैं, कर्मशीलता या कर्मशील व्यक्ति। आगे, उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब ये देखो, कुछ तो हम लोग अभी तक निशान लगा रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक अपन टिक लगा ले, लेकिन किसी कई जगह ऐसा होगा बच्चों कि अपने को अपने मन से भी उत्तर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अपने को थोड़ा सा मन से, क्योंकि इसने बहुत सारे गुण लिखे हैं, अलग अलग जगह गुण लिखे हैं यहाँ तक। अब इतना बड़ा उत्तर लिखेंगे तो फिर सही नहीं होगा, तो इसमें से सबको छांटेंगे, हम गुणों को लिखेंगे। तो वर्णित व्यक्ति, जो गद्यांश में जिस व्यक्ति का वर्णन किया है, कर्मशील व्यक्ति के बारे में कहा गया है, उसके क्या क्या गुण हैं। वो लगनशील है, उत्साही, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ चरित्र और कार्य कुशलता, है ना। कौन कौन से गुण बताए गए, लगनशील, उत्साही, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ चरित्र और कार्य कुशल, ये उसके गुण बताए गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश। अब इसका वही सारांश जो कि पूरा जो गद्यांश है उसका सार क्या है, कम से कम शब्दों में उस गद्यांश को हम समझा सके, है ना। उसकी समरी, अंग्रेजी में जो समरी बोला जाता है, वैसे तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि 1/3 1/3 होना चाहिए, लेकिन हिंदी में ये कोई नियम नहीं है। हिंदी का मतलब है को पूरी का सार का जो अंश है, अर्थात निष्कर्ष क्या निकला इसको पढ़ने से अपने को, है ना, इससे क्या सीख मिली थी। देखो यहीं से लिखेंगे, पढ़ लो, यहाँ से आप चाहे यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। ध्यान रखेंगे, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। तो ये आदर्श व्यक्ति का सार यहाँ पर इस गद्यांश का सारांश है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवा है हमारे पास। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, देश प्रेम के बारे में। ये देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। देश प्रेम जो होता है
उसमें काई का भाव निहित होता है बच्चों, आत्मविस्तार का। ठीक है, जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश प्रेम के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। तो इसको पढ़ने से अपने को पूरा क्या लग रहा है कि देश प्रेम के ऊपर आधारित है, तो इसका शीर्षक क्या होगा, देश प्रेम। कई बार मैंने देखा जब हम कॉपियां चेक करते हैं बोर्ड की, तो बच्चे बड़े बड़े शीर्षक लिख देते हैं, ऐसे पूरी की पूरी लाइन। आप सबको पता है कि शीर्षक अर्थात जैसे किसी पाठ का नाम होता है, पुस्तक का नाम होता है, गांव का नाम होता है, व्यक्ति का नाम होता है, सब उसके शीर्षक हैं। तो शीर्षक क्या होता है, एक छोटे सा एक या दो शब्द होते हैं कि पूरी की पूरी पंक्ति। तो इस बात का ध्यान रखें, तो शीर्षक जो है वो एक या दो शब्द हो तो देश प्रेम इसका शीर्षक होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न इसमें बन रहा है कि देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होगा, देखो इसमें से ही लिखा है मैंने इसमें से ढूंढ करके। देखो, जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव भी उसमें जागृत नहीं होता। अब इसमें नकारा मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं वाला, तो अपने को ऐसा कैसे नहीं उतारना। बहुत से बार मैंने देखा बच्चे ऐसा कैसे उतार देते हैं, गलत हो जाता है, अपना दिमाग लगाना है। अब इसको हम लोग ये नहीं है ना, इसको सकारात्मक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जब तक व्यक्ति, यहाँ देखो, जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना देता। अब इसमें क्या लिखा है, जब तक व्यक्ति देश को आराध्य नहीं बनाता भाग जागृत नहीं होता। अब इस नहीं नहीं को यदि काट दिया जाए थोड़ी देर के लिए, अब देखो, जब यहाँ लिखेंगे जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब देश के प्रति समर्पण का भाव भी उसमें जागृत हो जाता है, इस तरह से। तो नहीं नहीं को काट देंगे, तो मैंने इसको छोटे रूप में लिख दिया है क्योंकि अपने को बोर्ड परीक्षा में छोटा ही उत्तर लिखना और सार्थक उत्तर लिखना है। बड़ा बड़ा निरर्थक उत्तर अपने को बोर्ड परीक्षा में या जो भी परीक्षाएं हैं, है ना, उसमें अपने को नहीं देना है। तो जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, सॉरी सारांश, वही बात आ गई। सारांश अभी हमने देखा था, सार धन अंश, एक पूरे इसका अंश लिखना है, मतलब इसका निचोड़ लिखना है। तो क्या अर्थ निकला इसमें से, तो यहां से देखेंगे क्या निचोड़ निकला बच्चों। जैसे यहां से देखेंगे, देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। ये मुझे यहाँ का सारांश लगा, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको तीसरे में उतार लें, तो फायदा हो जाएगा। मैंने इसको लिखने की जगह आप इसको उतारें, अपनी जो ये निदानात्मक पुस्तक आपको मिली होगी, है ना, ये भी मध्य प्रदेश बोर्ड ने बच्चों को जारी की है, जो भी कमजोर बच्चे उनके लिए थी, उसी में से मैंने लिया है। जैसे आपके सामने मैं पुस्तक रख रहा हूँ, ये पुस्तक है जो बच्चों के लिए जारी हुई है। तो है ना, जो कमजोर बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अंक ला सके, आगे पढ़ सके, उनके लिए तो उसी में से मैंने इसको लिया है। ठीक है ना, अगला पढ़ेंगे दोस्तों, छठे नंबर का, राष्ट्रीय भावना में शौर्य का अपना विशिष्ट स्थान है। ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उस वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्राय सभी युगों में होती रही है। आदिकाल से आधुनिक युग तक किसी न किसी रूप में शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत रहा है ना। तो इसमें राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव, इसमें पूरा शौर्य भाव पर संबंधित है ना। तो इसका शीर्षक जो है आगे देखते हैं हम लोग। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, शौर्य भाव होगा। ठीक है, इसके बाद फिर शौर्य भाव क्या है ना, इसका उत्तर अपने को कहाँ मिलेगा। हमने अभी पढ़ा था शौर्य भाव का क्या है, ये देखो यहाँ से राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है वह उस वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, तो शौर्य भाव क्या है दोस्तों, राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उस वीर भाव को शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। तो यहां से यहां तक हम दूसरा डाल दें। ठीक है, इसको हल करना आना चाहिए परीक्षा में, है ना, यही आएंगे आपके
आगे तीसरा इसका सारांश देखो, तो सारांश जो है वो मैंने बनाया है। मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने आपको अभी टिक लगा के आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर बार ऐसा हो। कई बार अपने को खुद को भी उसको लिखना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों आगे। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अब देखते हैं, तो मैंने सारांश मैंने बनाया, आप भी इसी को तैयार कर लें क्योंकि परीक्षा में ये पक्का आएंगे ये, तो आप पक्की अच्छे से तैयारी कर लें इनको। कि राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है, इस बात का थोड़ा ये विशिष्ट स्थान है, तथा शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है ना, तथा शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। ठीक है, और आपको निशान लगाना है तो मैं आपको इसका यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। ये यहाँ से, जैसे मैंने सारांश में यहाँ से यहाँ तक रखा, पहले यहाँ से यहाँ तक है। तीसरे में राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है, यहाँ से आप लिखें। इसके बाद फिर नीचे की पंक्ति जोड़ी है मैंने, शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण। ठीक है, तो तथा लगा करके आप ये यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, इसके सारांश। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। अब हम लोग अगले गद्यांश पर हैं। ये देखो अब 7वां है। हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर और कंप्यूटर इंसान बन जाएगा। कंप्यूटर विशेषज्ञ और लेखक कवि जो है उनका नाम है रे कुर्जविल ने भविष्यवाणी की है कि सन 2029 है ना, 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंत तक तो वे सर्वदा एक रूप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसका शीर्षक क्या होगा, तो कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर है ये, तो कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, और चाहे तो कंप्यूटर का बढ़ता दखल, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों में से आप लोग कोई सा भी एक लिख लें, दोनों लिख दें, एक लिखेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट या फिर कंप्यूटर का बढ़ता दखल। ठीक है ना, इसके बाद अगला है, इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरा है, या समाज को क्या खतरे हैं। तो क्या खतरे हैं समाज को दोस्तों, तो देखो ये कंप्यूटर इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये खतरा है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग कंप्यूटर और इंसान में तमीज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा उत्तर है आपका दूसरा, ये दूसरा आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। कंप्यूटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फिर है सारांश, इसका पूरा सार, है ना। तो सार जो है ये मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ पर यहाँ से 30 नंबर यहाँ से डाला यहाँ तक। हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर और कंप्यूटर इंसान बन जाएगा। तो दोस्तों ये इसका सारांश है, जो यहाँ से आप यहाँ तक लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 8वां है ना। इसमें 2 ही प्रश्न दिए हैं, तो वैसे 3 आएंगे या 4 आएंगे, क्योंकि 4 अंक का होता है, तो कभी 3 भी आ सकते हैं, कभी 4 भी आ सकते हैं, ये है ना। तो अंक विभाजन वो आपको प्रश्न के साथ कर देगा, लेकिन ये 3 या 4 प्रश्न आते हैं। तो तीसरा प्रश्न हम अपन बना लेंगे, अभी देखते हैं। लोक साहित्य में पढ़ते हैं इसको थोड़ा। लोक साहित्य में लोक गीतों का विशेष स्थान है। ये गीत व्यक्ति विशेष के न होकर समूह के होते हैं। इनका रचयिता अज्ञात होता है और ये प्रायः मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते रहते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं, जिनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। लोकगीत धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, वेदक, सदाचार, उपदेश,
लोक व्यवहार, मनोरंजन तथा जीवन के समस्त पक्षों का संचित कोश होते हैं। पूरा लोक गीत पर है ये। तो बात ठीक से किसका सारांश सॉरी शीर्षक जो है वो क्या होगा, लोकगीत होगा, ठीक है ना। इसका शीर्षक हमने क्या लिखा, लोकगीत। अब देखो नीचे लोकगीतों की कोई दो विशेषताएं लिखी। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है वो सारा लोकगीतों की विशेषताओं से है। अब हम कोई सी भी दो विशेषता, जैसे मान लो मैंने बोला आपसे क्या है कि ये गीत जो है व्यक्ति विशेष के न होकर के समूह के होते हैं, एक विशेषता ये हो गई। तो आप चाहें तो यहां से मैं आपको बताता जा रहा हूं। इसके अलावा लोक साहित्य में लोकगीतों का विशेष स्थान है, ये भी इनकी विशेषता है। इनका रचयिता अज्ञात होता है। ये प्राय मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक स्थान से दूसरी स्थान पे स्थानांतरित होते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। सारी विशेषताएं इसकी। तो आप यहां से लिख सकते हैं ये गीत, यहां से पहली विशेषता, ये गीत व्यक्ति विशेष के न होकर के समूह के होते हैं। पहला ये हो जाएगा एक, और इसका दूसरी विशेषता हो जाएगी इनका रचयिता अज्ञात होता है। ठीक है, यहां तक तो ये एक हो जाएगा और इसका दूसरा हो जाएगा, है ना। तो दो विशेषताएं पूछी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है इसमें कि एक तीसरा प्रश्न कुछ भी बन सकता था, जैसे लोक जीवन का दर्पण कौन होते हैं, लोकगीत। लोकगीत किसका दर्पण होते हैं, लोक जीवन का, है ना। लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। इनमें किनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है, तो लोकगीत में। तो इस तरह से अपने को जो भी प्रश्न इसमें से पूछा जाए उसका उत्तर अपने को लिखना है और वो अगला जो उत्तर अपने को देना है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और यदि वो सार पूछता है, सारांश पूछता है मान लेते हैं, तो फिर अपन सारांश यहाँ से लिख सकते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं जिनमें लोक संस्कृति समक्ष पक्षों का वर्णन होता है, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अपठित गद्यांश थे। आगे और भी अपठित गद्यांश को हल करेंगे। वो हमने अभी तक कक्षा 10वीं के हल किए थे, मतलब 10वीं की जो निदानात्मक पुस्तक के मॉड्यूल में थे। अब हम लोग कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है ना, इसका जो निदानात्मक मॉड्यूल है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, इसके हल करेंगे। लेकिन ये आपके 9वीं से 12वीं तक काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सभी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं इनको भी हम लोग। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है, अर्थात स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। मनुष्य मात्र में स्वच्छता का विचार उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति स्वयं ही स्वच्छता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। बाह्य स्वच्छता का प्रभाव हमारी आंतरिक स्वच्छता पर भी पड़ता है। वहीं आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति से प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे, इसके बाद अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे तो इसका अपने को इसमें से इसका शीर्षक जो क्या निकलेगा, स्वच्छता। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया, इसका शीर्षक क्या निकला, स्वच्छता। इसके बाद फिर हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। तो इसमें कुछ बनाना पड़ेगा, है ना अपने को। तो हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है वो आधार क्या है, वही हमारे, तो यहाँ लिखा है आंतरिक, या आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति से प्राप्त होती है ना। आंतरिक जो स्वच्छता है, यहाँ पर ये सुरक्षा जो है ये मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर स्वच्छता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ स्वच्छता है, ये आंतरिक स्वच्छता का आधार क्या है, तो यही आंतरिक स्वच्छता का आधार यहाँ पर सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति से ही आंतरिक स्वच्छता आती है। हम मन में कैसे स्वच्छ होंगे, बाहर से तो अपने शरीर को धो लेंगे, लेकिन अंदर से कैसे स्वच्छ होंगे हम लोग। तो जब तक हमारे अंदर सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार और अच्छी संगति नहीं होगी, हम अंदर से स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा इसका सारांश, तो वही बात है कि सारांश है ना, पूरा सारधन अंश जो इनका निचोड़ हो। तो सारांश क्या है, देखो यहाँ से स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकता है ना, तो ये यहीं से मैंने लिखा है, इसको बनाए भी है कहीं कहीं जगह, जैसे यहाँ से लिखा है स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। इसको छोटा करके मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको लिख लें, इसमें निशान नहीं लगा पाएंगे हम लोग। तो इसको मैंने सारांश को बनाया है, कई बार अपने को बनाना भी पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से सीधा निशान लगा लें, कभी ऐसा उसका सार निकालना पड़ेगा। तो स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकता है, इसके लिए शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक। स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकता है, इसके लिए शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक है। आगे देखते हैं, गिरिराज हिमालय दूसरा है। गिरिराज हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार तक फैला है। रूस तथा चीन तक इसकी शाखाएं पहुंचती है। इसी पर्वत पर मानसरोवर झील तथा शिव का निवास कैलाश पर्वत है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा कोसी जैसी विशाल नदियों का उद्गम हिमालय ही है। बद्रीनाथ तीर्थ और स्वर्ग से सुंदर कश्मीर हिमालय की गोद में बसा है। और संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो हिमालय का मुकुट है। हिमालय भारत की सुरक्षा तथा गौरव का प्रतीक है। ये हिमालय पर्वत के ऊपर है, तो इसका शीर्षक क्या होगा? गिरिराज हिमालय, हिमालय पर्वत। ठीक है, इसको हम लोग गिरिराज हिमालय भी कह सकते हैं और हिमालय पर्वत भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा शीर्षक हो, थोड़ा रोचक लगे शीर्षक, हम कोई भी उत्तर दें तो ऐसा रोचक हो, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये लिख दिया गिरिराज हिमालय। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न उत्तर भी यही है। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का जनक कौन है? कहाँ से निकलती है? यहीं से हमने पढ़ा था। तो उद्गम भी हिमालय है, तो उद्गम का मतलब इसका जनक भी हिमालय आएगा, है ना। इसके बाद इसका सारांश, तो सारांश भी दोस्तों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने इसमें सारांश निशान लगाने में बड़ी दिक्कत रहेगी अपने को, तो मैंने बनाया आपके लिए। हिमालय मात्र एक पर्वत नहीं है, हिमालय मात्र एक पर्वत नहीं बल्कि ये भारत का गौरवशाली मस्तक है। यहाँ कई तीर्थ है, यहाँ से कई विशाल नदियां निकलती है। तो ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपठित गद्यांश की ओर। देखते हैं अगला, विद्या अमूल्य, अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। ये विद्या के बारे में, विद्या के ऊपर है ना। अन्य सभी प्रकार के धन कभी न कभी नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से न बचा सका, ये तो पक्की बात है, लेकिन उसका बल तथा धन भी नष्ट हो गया, युद्ध में पराजित भी हो गया हुआ, परंतु श्री राम भी उसका विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए। युद्ध में मरणासन्न पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्या धन प्राप्त किया था। अतः विद्या धन ही वह एकमात्र पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? विद्या या विद्याधन, हम लोग लिख सकते हैं, विद्या या विद्याधन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या विद्याधन या विद्या, सबसे अमूल्य धन कौन सा था? विद्या। अब ये प्रश्न है दूसरा, सारांश से आगे पीछे हो सकते हैं प्रश्न। यहाँ देखो, इसने शीर्षक सबसे नीचे दे दिया, पहले देख लेते हैं अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा, विद्याधन या विद्या, है ना, क्योंकि विद्याधन के ऊपर है ये, तो ये दोनों उत्तर एक जैसे हो गए, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ विद्या लिखा था, आप लोग लिख सकते हैं इसको। इसके बाद ये सारांश क्या होगा, तो ये सारांश भी मैंने इसमें से निकाला है, क्योंकि हम लोग इसमें भी निशान नहीं लगा पाएंगे, अधूरा रह जाएगा हमारा उत्तर। तो विद्या अमूल्य, अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। अतः विद्या धन ही वह एकमात्र पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है ना, तो मैं, आप निशान लगाओ तो ये यहाँ से भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ से लिया, विद्या अमूल्य, अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। एक तो ये हो गया, है ना, और इसका सारांश तो फिर सबसे नीचे, है ना। अतः विद्या धन ही वह एकमात्र पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि आपको पता होगा कि धन तो कोई भी चुरा सकता है, पैसा, सब कुछ समाप्त हो सकता है आपका, है ना, हर कोई घट सकता है, लेकिन विद्याधन कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता है। क्योंकि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाकी और विषय वस्तु जो होती है, और चीजें होती है, उनको बांटते हैं तो कम होता है ना, लेकिन विद्या जो है ना, सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। ये बिहारी का जो एक दोहा है ना, माँ सरस्वती के बारे में उन्होंने कहा है, तो जो जो खर्चे क्यों बढ़े, है ना, विरोधाभास अलंकार है इसमें, आपको ये भी ध्यान रखना, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो काम आएगा। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, है? तो ये इसमें विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हम लोग चौथे नंबर पर, भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना। भारत में ध्वनि प्रदूषण जो हो रही है ना,
उसको दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है और एक बड़ी सीमा तक हमने इसके साथ रहने, हम जो है, हम इसमें हमने गलत लिखा है, हम इसके साथ रहने के अभ्यस्त भी हो चुके हैं। इसलिए भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव है। 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर मानी जाती है ना, शोर को डेसिबल से ज्यादा ध्वनि है तो, जबकि दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई जैसे महानगरों में ध्वनि का विस्तार तो 90 डेसिबल से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य विश्व का तीसरा सबसे अधिक शोरगुल वाला, माना मुंबई जो है, उल्लेखनीय है कि मुंबई विश्व का तीसरा सबसे अधिक शोरगुल वाला शहर है। अतः भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक एवं प्रभावी कानूनों की महती आवश्यकता है ना। तो ये भी प्रश्न कभी ध्यान, आपको ज्ञान भी बढ़ेगा इससे, ये विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा शोरगुल वाला शहर कौन सा है? मुंबई। क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है हमारा, आगे आपको याद रखना है। और ये भी कितनी डेसिबल तक ध्वनि सही होती है, उससे ज्यादा होगी तो शोर हो जाएगी। और कुछ महानगर है जहाँ 90 से भी ज्यादा, 90 डेसिबल से भी अधिक ध्वनि का स्तर होता है। अब देखते हैं इसमें गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि हम ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका शीर्षक क्या होगा दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण होगा, है ना। तो जब ध्वनि प्रदूषण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसका होगा ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या है। 45 डेसिबल से अधिक के ध्वनि शोर को, जो 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। बना के लिखना पड़ा मुझे क्योंकि इसमें नहीं मिला, तो आपको कभी खुद भी बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ये जो गद्यांश है इसका सारांश, वही बात है, पूरा सारांश तो ये भी बनाना पड़ा, तो मैंने आपके लिए बना दिया है। भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव है। अतः ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध प्रभावी कानूनों की आवश्यकता है ना। मैंने ये थोड़ा इसमें से यहाँ से बनाया है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, लेकिन इसको मेरे हिसाब से बना करके आपके लिए लिख दिया, तो आप इसको याद कर लें। भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव है। अतः ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध प्रभावी कानूनों की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सिकुड़ते जंगल, अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण तथा ध्वस्त होता पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के प्रमुख खतरे। जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास वन्य प्राणियों में हुआ है। मॉरिशस का डोडो, स्कॉटलैंड का ग्रेट ओक तथा न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अब हम अब कभी देख नहीं सकते। भारत में एशियाई सिंह, चित्तीदार तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला हिरण, तापीर, सुनहरा लंगूर तथा सिंह पूछ बंदर विलुप्त होने की कगार पर है। यदि इनके संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो इन नायाब जीवों को हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो शीर्षक क्या होगा, जैव विविधता पर प्रमुख खतरा है, तो जैव विविधता के प्रमुख खतरे या जैव विविधता पर संकट या खतरा, है ना। तो ये हो जाएगा इसको। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसार में कौन से वन्य प्राणी विलुप्त हो चुके संसार में। अब वैसे तो इसमें बहुत बड़ा होगा, तो आप लोग कुछ खास खास के नाम लिख सकते हैं यहाँ से। अब ने मॉरिशस का डोडो, स्कॉटलैंड का ग्रेट, पूरे इस संसार का पूछा है तो मैंने मेरे हिसाब से यहाँ से लिख दिया है। वैसे भारत की लिखे हैं मैंने, लेकिन आप इनका भी उल्लेख कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एशियाई सिंह, चित्तीदार तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला हिरण, तापीर, सुनहरा लंगूर तथा सिंह पूछ बंदर आदि। ठीक है, आप भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। आगे देखते हैं उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश। जनसंख्या के बढ़ने से वन, अब ये सारांश लिखना है ना इसको, तो इसको सारांश भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे गद्यांश आ जाते हैं का आप लोगों को अभी तक हम देख रहे थे, टिक लगा रहे थे यहाँ से आते, लेकिन मुझे नहीं लगता हर बार ऐसा आएगा, कई बार आपको बनाना पड़ेगा। तो आप यही अच्छी तैयारी कर ले तो आप परीक्षा में इसको बना सकते हैं। तो जनसंख्या के बढ़ने से वन, जैव विविधता और मानवीय जीवन प्रभावित हुआ है। कई महत्वपूर्ण प्रजातियां विलुप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सारांश हो गया। अगला चलते हैं छठे पर।
अब हम लोग छठे को देखते हैं। छठे अपठित गद्यांश पर निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा करके उनके अहम को तुष्टि मिलती है, जो कर्म क्षीण हो जाता है। तो निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन, जब आदमी निंदा कब करेगा? जब स्वयं हीन होगा या कमजोर होगा, है ना। जिससे काम जो जलेगा वही जो दूसरे की उन्नति से। तो त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन हिफाजत है और मतलब बढ़ोतरी होती जाएगी। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है और बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे। इस पूंजी का कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? निंदा या निंदा रस। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध में से पंक्तियां ली गई है निंदा रस से। तो इसको निंदा या निंदा रस दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं, लेकिन इसमें रस शब्द नहीं आया तो निंदा इसका शीर्षक हो जाएगा। लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो निंदा करके उनके हमको तुष्टि मिलती है, उनको मजा आता है, अच्छा लगता है, उन्हें शांति मिलती है। तो निंदा करके उनके हमको तुष्टि मिलती है, क्योंकि निंदा करके उनके हमको तुष्टि मिलती है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश वही पूरे गद्यांश का एक छोटा सा सार क्या हो सकता है, क्या शिक्षा मिली इससे। तो इसमें लिखा कि निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? हीनता और कमजोरी से। तो यहाँ से ये निंदा का उद्गम जो है वो हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया साथ में। फिर आधुनिक बाजारवादी संस्कृति उपभोग एवं एंजॉय पर आधारित होते हैं। हर विज्ञापन हमसे कहता है कि जीवन का सारा रस, सारा ममत्व, सारा सुख और सारा आनंद चीजों का उपभोग करने में है, और हम विज्ञापनों के सहारे ही हमारा भी दिया चलता है ना। दिया जलता है, ये चलता नहीं। दिया जलता। इतने भोग, है ना, उपभोग के लिए पैसा कमाना, इतने उपभोग उपभोग के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने से इंसान को इतनी फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि वो एंजॉय कर सके। जैसे अपन कोई खुशी लेने के लिए पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद समय नहीं मिलता कि हम वो आनंद ले पाए, एंजॉय कर सके। अतः इस बात की पूरी संभावना है कि 21वीं सदी में एंजॉय करने का आग्रह और एंजॉयमेंट के लिए समय की कमी दोनों ही बढ़ जाएंगे, मतलब समय बिल्कुल कम हो जाएगा। अब इसमें विज्ञापन पे है पूरा, है ना? के विज्ञापन जो है वो लोगों को बाजारवादी संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहा है। तो आधुनिक बाजारवादी संस्कृति का उपयोग एवं पर आधारित हर विज्ञापन हमसे कहता है कि जीवन का सारा रस, सारा ममत्व, सारा सुख और सारा आनंद चीजों के उपभोग करने में। तो इसका शीर्षक क्या हुआ? विज्ञापन। ठीक है। इसके बाद फिर 21वीं सदी का इंसान एंजॉय क्यों नहीं कर पाएगा? 21वीं सदी में जो इंसान है वो एंजॉय क्यों नहीं कर पाएगा? तो इसका उत्तर यहाँ मैंने आपसे कहा था, हर बार निशान नहीं लगा सकते हम लोग, अपने को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बनाया, 21वीं सदी में एंजॉय करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने से इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती कि वह एंजॉय कर सके। ध्यान रखना, 21वीं सदी में एंजॉय करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने से उसे इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती को एंजॉय कर सके। तो 21वीं सदी का इंसान एंजॉय क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे पैसा कमाने की फुर्सत उसे नहीं मिल पाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा बना करके इसको लिखा है ना। और इसके बाद फिर सारांश, इसमें से पूरा सार निकालेंगे। तो ये भी बनाए मैंने, तो आप भी इसको तैयार कर लें, लिख लें आपकी नोटबुक में। इसमें जो ये अभ्यास पुस्तिका इसमें भर लें, रजिस्टर में भर लें, इसको हल कर लें। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 21वीं सदी में अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसका पूरा वही है कि उसके पास यदि पैसा नहीं है या उसके पास धन नहीं है तो वो जीवन में कुछ भी आनंद नहीं है। तो ये पूरा जो है उपभोग की विषय वस्तु, भोग उपभोग पर आधारित है, विज्ञापन के ऊपर ही आधारित है। ठीक है। आगे 8वें पे चलते हैं हम लोग।
भारत में टीवी और इंटरनेट के प्रभाव से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सदियों तक शासन करने के बावजूद अंग्रेज हमारे शहरी लोगों तक को कायल कर सके, और न हाउ डू यू डू कहने का मतलब वो एक पतलून भी पहनने लायक नहीं बना सके लोगों को, ना हाउ डू डू मतलब कहना सिखा सके वो लोगों को। लेकिन मैक वर्ल्ड ने चंद ही सालों में अमेरिकी जींस हमारे लड़के लड़कियों की खास पोशाक बना दी। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है ना। और अभी बना दी, और अभी जगह बच्चों को अंकल और आंटी से हाय और बाय बोलना सिखा दिया है। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो मेक वर्ल्ड ने कर दिया। भारत की मध्यम वर्गीय जनता ने हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे जैसी हैप्पीनेस के नए अवसर जुटा लिए हैं, जो पूरी तरह से कार्ड, उपहार और बाजार से जुड़े हैं। नई सदी में सांस्कृतिक गुलामी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों इसको देखेंगे, शीर्षक क्या होगा, पूरा सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के ऊपर है, तो यहाँ से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद जो है इसका शीर्षक हो जाएगा। क्या शीर्षक हो जाएगा इसका, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, जो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद है फिर ये यहाँ पर है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक गुलामी से क्या आश्रय नहीं है, ये आशय है ना। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक गुलामी से क्या आशय है, तो वो आशय है, इसी के ऊपर ये दिया गया है। तो अपनी संस्कृति को भूलकर अन्य संस्कृतियों के गुणों को अपनाना, ये मैंने ये बनाया है आप लोगों को यहाँ हर बार, मैंने आप पहले ही बोल दिया, हर बार अपन निशान नहीं लगा सकते, कई बार अपने को बनाना भी पड़ेगा, तो मैंने आपके लिए बनाया है कि सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक गुलामी से क्या आशय है, तो अपनी संस्कृति को भूलकर अन्य संस्कृतियों के गुणों को अपनाना। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सार लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का सार लिखिए, तो सार बनाना पड़ेगा ये भी आपको। भारत में इंटरनेट ने सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बल इंटरनेट से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बल मिला है। जो काम अंग्रेज इतने सालों में नहीं कर सके, वह टीवी और इंटरनेट ने कुछ ही समय में कर डाला। ठीक है, तो टीवी और इंटरनेट से भी बहुत लोगों के जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, परिवर्तन आया उसमें, तो ये उसी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला गद्यांश अब हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया है, तो वही है। इसका शीर्षक लोकगीतों का विशेष स्थान है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये है ना स्थानांतरित होते हैं, इनका रचयिता अज्ञात होता है, तो ये वही है। ये सबसे पहले इनका गद्यांश का शीर्षक हमने लिख ही दिया था, लोकगीत। इसके दो विशेषताएं जो है, जैसे लोकगीत व्यक्ति विशेष के न होकर के समूह के होते हैं, लोकगीत का रचयिता अज्ञात होता है, मतलब दो विशेषताएं लिखनी है। और सारांश थोड़ा यहाँ देख लें, क्योंकि वहां सारांश वाला प्रश्न नहीं था, तो वो प्रश्न यहाँ आ चुका है कि लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं, जिन्हें लोक संस्कृति के समस्त पक्ष है ना, जिनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से 10वां इसको पढ़ेंगे। तो हमने इतने सारे अपठित गद्यांश पूरे किए हैं, आगे ये और करते हैं। इस संसार में पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये तो बड़े बड़े चरखे हैं, इनको भी चलाने के लिए कोई एक है। जब तक वह इन्हें चला रहा है तब तक ये चल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप इस चरखे को जब मैं चलाती हूँ तो ये मेरे हिसाब से चलता है। ये प्रकृति बोल रही है ना, प्रकृति के ऊपर। यदि इसे चलाने के लिए कोई दूसरा बैठ जाए तो ये चरखा तभी ठीक प्रकार से चलेगा जब वह मेरे अनुसार या मेरा अनुकरण करके चलाए। यदि इसके विपरीत ढंग से चलाएगा तो ये चरखा नहीं चलेगा, टूट जाएगा। ठीक यही नियम प्रकृति रूपी चरखे के साथ भी है। परमात्मा ने जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, आज जो मानव जो है, आज की जो पीढ़ी है या आज का जो समय, हम बिल्कुल भी प्रकृति का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसके दुष्परिणाम भी हम समय समय पर देख रहे हैं। प्रकृति के नियम को तोड़ने पर यह प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका और पोशिका है, इसका स्वरूप विध्वंस एवं संहारकारी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कितनी बाढ़ आती है, कितने भूकंप आते हैं,
है ना। और समय समय पर भी मौसम परिवर्तन, जो पहले जो फिक्स समय रहता था, अब हर कभी मौसम परिवर्तन होने लगता है, कभी भी बरसात आने लगती है या कभी भी गर्मी होने लगती है। तो इस तरह से भूकंप, अनावृष्टि यानी अकाल, अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बरसात होना है ना, बाढ़ आना, पर्यावरण संकट, जल संकट इत्यादि संकट, स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले इसका सारांश जो है, इसका शीर्षक क्या है, प्रकृति, क्योंकि ये सारा का सारा प्रकृति के ऊपर है, तो ये प्रकृति जो है इसका शीर्षक होगा। और इसके आगे प्रश्न और देखते हैं। प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा? यदि हम प्रकृति के नियम तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रकृति का स्वरूप जो है विध्वंस एवं संहारकारी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल संहार करेगी, यदि प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे और उसके नियमों को तोड़ेंगे तो प्रकृति का जो स्वरूप है विध्वंस एवं संहारकारी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो इसका सारांश यही है कि परमात्मा ने जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया है, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम लोग नहीं करेंगे तो इसका सारांश है, कम से कम शब्दों में, छोटे से छोटे, परमात्मा ने जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया है, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। और आगे दोस्तों ये कुछ काव्यांश भी दिए हैं जिन्हें पद्यांश बोलते हैं, अपठित, ये अब आने लगे हैं परीक्षा में। पहले केवल गद्यांश आते थे, लेकिन ये अथवा में आते हैं, तो मतलब ये दोनों में से अपने को गद्यांश और पद्यांश में से एक हल करना पड़ता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप गद्यांश हल करेंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा, और बाकी आप पद्यांश बल करना चाहें तो मैं एक करके बता देता हूँ आपको, है ना। इसके बाद फिर आप लोगों को जैसा अच्छा लगे। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। तो नाव में पानी बढ़ने बढ़ने पर क्या करना चाहिए? यदि जैसे हम नाव में सवार है और नाव के अंदर पानी भरा गया, तो समझदारी किसमें है? दोनों हाथ उलीचिए, आप दोनों हाथों से बाहर निकाले उस पानी को, नहीं तो क्या होगा, पानी जब नाव के अंदर, जैसे मान लो नाव है ये, है ना, और इसमें यदि पानी भरा गया, पूरी पानी से भर गई, तो क्या होगी, ये पानी में डूब जाएगी यदि ऊपर भी, इसलिए इस पानी को खाली करना है। इसी तरह से यदि घर में ज्यादा संपत्ति बढ़ जाए तो आप उसको दान कर दो, घर में रखोगे तो फिर वो संपत्ति आपको, मतलब अति हर चीज में बुरी होती है ना। तो घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या बुद्धिमानी है कि दोनों हाथ उलीची, अर्थात उसे दान धर्म कर दीजिए ना, दान कर दे, है ना। तो संपत्ति बढ़ने पर क्या बुद्धिमानी है? उसका दान करना, है ना, दान कर दें उसको। नदी में पानी बढ़ने पर क्या होता है? दोनों हाथों से उसको उलीचना चाहिए, बाहर करना चाहिए इस पानी को। उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ स्पष्ट है कि जिस तरह से नाव में पानी आने से नाव के डूबने का खतरा होता है, उसी प्रकार से यदि ज्यादा संपत्ति हो तो जीवन में उससे खतरा होता है, ये इसका भावार्थ है। ठीक है, तो आप लोगों, लेकिन मुझे लग रहा है ये आपको, इसमें आपको थोड़ा मतलब ज्यादा दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी, अर्थ निकालना पड़ेगा, और वहाँ क्या आपको सरल पड़ जाएगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप उनको कर सकते हैं, बाकी फिर आपकी जैसी इच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने अपठित गद्यांश का स्वरूप रखा, और आपने देखे, ये अपठित गद्यांश देखे और इनको हल करना देखा, और आपने इसमें ये अपनी जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हमारी, इनको, इन्हीं धनात्मक पुस्तकें हैं, और इन्हीं में से मैंने ये लिया है। हमारी जो इकाई है, इकाई है हमारी 6ठे नंबर की अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश वाली, जो कि 4 अंक है, इसके 4 अंक में प्रश्न आते हैं ये। तो आप लोगों को मैंने हल करना बताया। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएं, कमेंट करें, और मुझे लगता है कि आगे आपका कभी भी अपठित जो गद्यांश वाला प्रश्न है उसमें 4 में से 4 अंक आप लाएंगे, है ना, आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। मेरा विश्वास रखें, आप अच्छे से तैयारी करें, और फिर भी आपको हिंदी विषय में जो भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे फ़ोन लगाएं सीधा, और जो भी आपको सहायता चाहिए आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें। चलते हम अगली वीडियो की ओर, तथा यदि चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, तो आपको आगे भी नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।